नमस्कार। अच्छा, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? और जैसे ही ये शब्द सुनते हैं दिमाग में आता है इलेक्शन, वोट डालना और अपनी सरकार चुनना। पर क्या सच में डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी भी है? चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक देश है जहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो देश पक्का डेमोक्रेटिक है? पहली बार में तो लगता है हाँ बिल्कुल, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो चुनाव तो करवाते हैं, फिर भी उन्हें हम असली डेमोक्रेसी नहीं मानते। ऐसा क्यों? बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की एक बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा जानेंगे। फिर उसके 4 सबसे ज़रूरी फीचर्स देखेंगे जो असली और नकली डेमोक्रेसी के बीच का फ़र्क बताते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। और आखिर में ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार चलाने का तरीका नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एक सिंपल परिभाषा। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने का पहला कदम यही होता है कि उसकी एक साफ सुथरी परिभाषा हो, है ना? आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी क्लासरूम की बातचीत से यही बात निकल कर आती है कि हमें एक क्लियर डेफिनेशन चाहिए, तभी तो हम असली और सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी में फ़र्क कर पाएं। तो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है, डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, मतलब रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन बहुत काम की है क्योंकि इससे हम एक ही बार में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सरकारों में फ़र्क कर सकते हैं। जैसे म्यांमार में आर्मी का राज है या सऊदी अरेबिया में राजा का शासन। वहाँ लीडर्स को जनता नहीं चुनती, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। ये डेफिनेशन अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जैसे, शासक कौन? क्या वो सारे अफसर भी शासक हैं जिन्हें हमने नहीं चुना? चुनाव कैसा होना चाहिए? क्या किसी भी तरह के चुनाव को हम डेमोक्रेटिक मान लेंगे? लोग कौन हैं? क्या देश में रहने वाला हर इंसान वोट दे सकता है? और सरकार को कैसी पावर्स मिलनी चाहिए? बस इन्हीं सवालों के जवाब हमें डेमोक्रेसी के असली मतलब तक ले जाएं। और यहीं से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। किसी भी सरकार का असली टेस्ट कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, इन 4 फीचर्स से होता है। आप इन्हें डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को अच्छे से समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी फीचर, इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लिए जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो लेने की पावर उन्हीं नेताओं के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है, किसी और के हाथ में नहीं। इसको समझने के लिए पाकिस्तान का केस देखते हैं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां की चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद पावर में आ गए। बाद में उन्होंने चुनाव भी करवाए, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया। इस कानून के मुताबिक सारे बड़े फैसले लेने की पावर आर्मी और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास थी, जिसके हेड वो खुद थे। मतलब जो नेता चुनकर आए थे वो बस नाम के थे, असली पावर तो किसी और के हाथ में थी। तो भले ही चुनाव हुए, पर डेमोक्रेसी का पहला फीचर ही वहां गायब था। दूसरा फीचर चुनाव की क्वालिटी के बारे में है। सिर्फ चुनाव करवा देना काफी नहीं है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि वोटर्स के पास असली चॉइस हो, कई पार्टियां हों और ऐसा माहौल हो कि जो पार्टी अभी पावर में है वो भी चुनाव हार सके, उसके हारने का भी एक बराबर का चांस हो। इसके लिए 2 उदाहरण देखते हैं, चीन और मैक्सिको। चीन में क्या प्रॉब्लम है? वहां चुनाव लड़ने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब वोटर्स के पास कोई असली चॉइस ही नहीं है, आपको चुनना तो एक ही बड़ी पार्टी के लोगों में से है। और मैक्सिको में क्या होता था? साल 2000 तक वहां एक ही पार्टी थी, पीआरआई, जो हर बार चुनाव जीती थी। कैसे? गलत तरीकों से, कभी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, कभी लोगों को डरा धमका कर। तो दोनों ही मामलों में चुनाव तो हो रहे हैं, पर वो फ्री और फेयर नहीं है। अब आते हैं तीसरे फीचर पर, जो बात करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक बराबरी की। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब देश के हर एडल्ट नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर किसी के वोट की कीमत, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसकी वोट की कीमत ज्यादा है। लेकिन दुनिया में कई देशों ने इस सिद्धांत को नहीं माना है। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था।
एस्टोनिया में नागरिकता के नियम इतने मुश्किल थे कि वहां रहने वाले रशियन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना बहुत मुश्किल था। और फिजी में तो एक मूल फिजी नागरिक के वोट की वैल्यू एक भारतीय मूल के नागरिक के वोट से ज्यादा थी। ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के इस तीसरे फीचर के खिलाफ हैं। और ये है चौथा और आखिरी फीचर। इसका मतलब है कि चुनाव जीतना किसी सरकार के लिए एक खाली चेक नहीं है कि अब वो जो चाहें कर सकती है। एक डेमोक्रेटिक सरकार को भी कुछ नियमों और हदों के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। और ये नियम कहाँ लिखे होते हैं? देश के संविधान में। और सरकार को नागरिकों के अधिकारों की भी इज्जत करनी पड़ती है। जिम्बाब्वे का केस इसका एक एकदम सटीक उदाहरण है। वहां के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे बहुत पॉपुलर थे और हमेशा चुनाव जीतते थे। लेकिन उनकी सरकार ने क्या किया? अपनी पावर का इस्तेमाल करके संविधान को कई बार बदल दिया, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया, मीडिया की आज़ादी छीन ली और अदालतों के फैसलों को भी नहीं माना। तो देखिए, पॉपुलर होना और चुनाव जीतना एक बात है, पर डेमोक्रेटिक तरीके से राज करना बिल्कुल दूसरी बात है। ये सरकार कानून और अधिकारों के दायरे से बाहर काम कर रही थी। तो अगर हम इन चारों फीचर्स को एक साथ मिला दें तो हमें डेमोक्रेसी की एक पूरी और सही परिभाषा मिलती है। नंबर 1, फैसले चुने हुए नेता लें। नंबर 2, चुनाव फ्री एंड फेयर हो। नंबर 3, सबका वोट बराबर हो। और नंबर 4, सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करे। ये 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, अब तक हम ये तो समझ गए कि डेमोक्रेसी क्या है, पर अब आता है असली सवाल। क्या ये सरकार चलाने का सबसे अच्छा तरीका है या इसमें भी कुछ कमियां हैं? चलिए अब इस बहस के दोनों पक्षों को देखते हैं, डेमोक्रेसी के फायदे और उसके नुकसान। पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ तर्कों की। लोग कहते हैं कि इसमें नेता बार बार बदलते रहते हैं, जिससे सरकार में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी आती है। दूसरा, ये सिर्फ पावर और कंपटीशन का खेल है, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं। तीसरा, हर फैसले पर इतनी बहस होती है कि जरूरी काम में देरी होती है। चौथा, कभी कभी नेता लोगों के हित को समझे बिना गलत फैसले ले लेते हैं। और पांचवां, चुनावी कंपटीशन की वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। हाँ, ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद दुनिया के ज्यादातर लोग इसे ही सरकार का सबसे अच्छा रूप मानते हैं। ऐसा क्यों? चलिए अब डेमोक्रेसी के पक्ष में जो मजबूत तर्क हैं उन्हें समझते हैं। 3 करोड़, ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है। पता है ये क्या है? 1958 से 1961 के बीच चीन में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें करीब इतने लोग मारे गए थे। इसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उन्हीं सालों में भारत की आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत में चीन जैसा भयानक अकाल नहीं पड़ा। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण था डेमोक्रेसी। भारत में एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, इसलिए उसे लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ा। मीडिया और विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया कि वो भुखमरी को रोके। जबकि चीन में एक ही पार्टी का राज था, तो सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा है। यह एक ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा अकाउंटेबल सरकार होती है। इसके अलावा भी कई फायदे हैं। डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करके फैसले लिए जाते हैं, जिससे बेहतर फैसलों की उम्मीद बढ़ती है। भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां अलग अलग सोच के लोगों को साथ रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये हर नागरिक को बराबर का अधिकार देकर उसकी डिग्निटी यानी गरिमा को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। एक और जरूरी बात, डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार चलाने का एक सिस्टम नहीं है, ये असल में फैसले लेने का एक तरीका है, एक सिद्धांत है। जरा सोचिए, क्या हम इस सिद्धांत को अपनी फैमिली में, अपनी क्लासरूम में या अपने दोस्तों के ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां भी कोई फैसला सबकी राय लेकर किया जाए, वहां डेमोक्रेसी है। तो आखिर में हमें एक मिनिमम डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच का फर्क समझना होगा। सिर्फ चुनाव करवा लेना एक मिनिमम डेमोक्रेसी है, लेकिन एक अच्छी या आदर्श डेमोक्रेसी वो है जहां कोई भी इंसान भूखा ना सोए, हर किसी को बुनियादी सुविधाएं मिलें। और इस आदर्श तक पहुंचना एक लगातार चलने वाला सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने जिम्बाब्वे का उदाहरण देखा था। अगर रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर थे और चुनाव भी जीत रहे थे, तो फिर भी उनकी सरकार को हम अलोकतांत्रिक क्यों कह रहे थे? लोकतंत्र की वो कौन सी एक जरूरी विशेषता थी जो वहां नहीं थी? इस पर जरूर सोचिएगा।